मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, चित्र में भी आप देख रहे हैं, जल जल पृथ्वी पर दो तरह से पाया जाता है। सबसे पहला तो धरातल के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं नदी, झील, समुद्र, और दूसरा होता है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल और धरातलीय जल में अंतर क्या होता है? जो भूमि के अंदर पाया जाने वाला, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हैंडपंप की सहायता से जो पानी जमीन के अंदर से निकाला जाता है वह भूमिगत जल कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, ये जो तालाब या पोखर का जल होता है ये बरसात के समय तो बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन बरसात के बाद यह जल कहाँ चला जाता है? आपने देखा होगा बहुत सी नदियाँ सूख भी जाती हैं, तो यह जल कहाँ जा सकता है? किसी बच्चे के पास कोई जवाब है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो कुछ बच्चे जानते हैं, कहते हैं पानी उड़ जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो जल जो है वाष्प में बदल जाता है, जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। क्योंकि बरसात में आपने देखा होगा छोटे छोटे नदी नाले सभी भर जाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह जो है जल प्रदूषण का बताया गया था, और यहाँ जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है, उसके परिणाम, ये सारी कुछ हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जल का वाष्पन और संघनन, कक्षा 4 की जो हमारी पुस्तक है पर्यावरण, उसका पाठ 12 है, उसका नाम है वाष्पन एवं संघनन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख रही एक प्रक्रिया दिखाई गई है। इस प्रक्रिया में जो जमीन से जो बादल उठ रहे हैं ऊपर की ओर, इसमें लिखा हुआ है एवोपोरेशन। इंग्लिश में इसको एवोपोरेशन कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पन। और यही वाष्प बादलों के रूप में इकट्ठी होकर के जब जल की वर्षा करती है, जब बादलों के रूप में इकट्ठी हो जाती है, तो यह कंडेंसेशन कहलाते हैं, यानी इसको संरक्षण संघनन। और इसमें जब बूंदे वही बादल वर्षा करते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं सूर्य की गर्मी की वजह से नदी का जल वाष्प बन करके उड़ रहा है और आसमान में जाकर के एकत्रित होकर के बादलों का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ पर पेड़ों के द्वारा भी होता है वाष्पन, जैसा कि आपने पढ़ा था। पौधे जड़ों से जमीन के अंदर जल अवशोषित करते हैं और पत्तियों की सहायता से वो अतिरिक्त जल जो होता है वाष्प में बदलकर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो ये है हमारा पाठ, विषय पर्यावरण, कक्षा 4, और आपको क्या करना है, वाष्पन एवं संघनन। मुख्य तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। देखिए वाष्पन, जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, इसको इंग्लिश में एवोपोरेशन कहते हैं। और वाष्प का जल में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। और पानी का ठोस का सीधा सीधा गैस में बदलना, ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक मैचिंग दी गई है, इस मैचिंग को भी हम अभी करते हैं। जल का द्रव में बदलना क्या होता है, वाष्पन कहते हैं। कम ताप पर संघनन, ये क्या होता है, कम ताप पर संघनन तेजी से होता है। वर्षा की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन अधिक होता है। जल से वाष्प में बदलने को क्या कहते हैं, गलत हो गया पहला, जल से वाष्प में बदलने को वाष्पन कहते हैं, और अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इनके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है हमें। जैसे कि जल वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। दूसरा है कम ताप पर संघनन जो है अधिक होता है। तीसरा है वर्षा की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन तेजी से होता है। जल से वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, और अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। ये हमें जानकारी मिली। आगे हम पाठ 12 कक्षा 4 की पर्यावरण की पुस्तक, पाठ का नाम था वाष्पन एवं संघनन। बरसात और जाड़ों में तालाब पानी से भरे रहते हैं। गर्मी के दिनों में तालाब, पोखरे, गड्ढे आदि का पानी सूखने लगता है। यह पानी कहाँ चला जाता है बताइए, सर्च करते हैं हम। देखिए समान आकार की 2 तस्तरियाँ या कटोरियाँ लें, ठीक है, 2 तस्तरियाँ और कटोरियाँ, प्रत्येक में एक छोटी शीशी से नापकर पानी डाल दें। यहाँ पर देख रहे हैं आप,
यहाँ भी पानी रख दिया, यहाँ भी पानी रख दिया। एक तस्तरी को बाहर धूप में तथा दूसरी को छाया में रख दें। 2 घंटे बाद दोनों तस्तरियों का जल बारी बारी से पुनः उसी शीशी में भरें। तो क्या होता है, दोनों तस्तरियों के जल की मात्रा में क्या अंतर आता है? देखिए, जल की मात्रा कम हो जाती है। धूप में रखी तस्तरी में जल की मात्रा कम हो गई। क्यों? धूप में रखी तस्तरी का जल अधिक ताप के कारण और अधिक तेजी से वाष्पित होता है, यानी कि अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, एक कप या एक बीकर। सबसे पहले हमने ताप के अंतर देखा था, क्योंकि हमने एक प्लेट को छाया में रखा था और दूसरी प्लेट को धूप में। तो धूप में तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वाष्पन तेजी से होता है। अब दूसरी प्रक्रिया करते हैं। एक कप या बीकर, क्योंकि कप का या बीकर का मुंह जो होता है वो छोटा होता है और प्लेट का मुंह बड़ा होता है। एक कप या बीकर में और एक प्लेट में एक समान मात्रा में जल लेकर इन्हें धूप में रखेंगे। 2 घंटे बाद दोनों के जल की मात्रा की जांच करेंगे। दोनों के जल की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? देखिए, प्लेट के पानी की मात्रा में अधिक कमी आती है। क्यों? यहाँ पर जो प्लेट है इसके पानी में, इसमें ज़्यादा पानी भाप बन गया और बीकर में कम पानी भाप बन गया। उसका कारण क्या होता है? प्लेट में रखे जल की मात्रा में अधिक कमी क्यों आ गई भाई? इसका कारण ये था कि जो प्लेट का मुंह जो था वो खुला हुआ था, ज़्यादा क्षेत्रफल था, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं इसको हम। और जबकि बीकर का पृष्ठ क्षेत्रफल कम था, क्योंकि सतह से ही वाष्पन होता है, इसलिए प्लेट से वाष्पन अधिक हुआ, जल का वाष्पन हुआ और बीकर में वाष्पन कम हुआ। पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एवोपोरेशन। अगला है सही का टिक लगाइए। वाष्पन कहाँ अधिक होगा? कुआं, तालाब या बाल्टी में? देखिए, वाष्पन जो है सबसे अधिक तालाब में हो, क्योंकि तालाब का सतह क्षेत्रफल अधिक होता है। किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं? सभी लोग जानते हैं, गर्मी में। गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वर्षा के मौसम में वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, इसलिए वायु में अधिक जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कपड़े देर से सूखते हैं। तो वर्षा के दिनों की अपेक्षा शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है, जैसे हमने पहले आपको बताया। अब अगला है, एक दिन बरसात में किरण के कपड़े भीग गए। मम्मी ने कहा पंखा चला दो। पंखा चलाने से कपड़े जल्दी सूख गए। इससे किरण को क्या पता चला? वायु की गति तेज होने पर भी गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है हवा से भी वाष्पन होता है। कपड़े सूखने का मतलब वाष्पन होना, पानी का भाप में बनना। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको निकल के आ गया। अब अगला जो है, वायु की गति तेज होने पर भी वाष्पन अधिक होता है। अब दूसरी प्रक्रिया जो हमें पाठ का हमारा दूसरा भाग है, उसका नाम था कंडेंसेशन। हिंदी में कहते हैं संघनन। संघनन क्या क्रिया है? संघनन वह क्रिया है जल वाष्प का जल की बूंदों में बनना, संघनन कहलाता है। यह क्रिया कम ताप पर होती है। एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें। थोड़ी देर बाद गिलास की ऊपरी सतह का अवलोकन करें तो हमें क्या मिलता है? वहाँ पर गिलास की बाहरी सतह पर क्या दिखाई देगा? बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। और ये बूंदें भाई कहाँ से आईं? सवाल इस बात का है, पानी तो अंदर था, बूंदें बाहर कहाँ से आ गईं? ऐसा ही एक प्रश्न है। केतली में पानी गर्म करें, ठीक है, और केतली की टोंटी से निकलने वाली भाप को बर्फ से भरे बर्तन से टकराएं। इस तरह ये केतली रखी हुई है और इस केतली में पानी को आप गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो भाप निकल रही है, भाप को एक बर्तन लगा दिया और बर्तन से भाप टकरा रही है। तो क्या देखते हैं हम? यहाँ पर बर्तन के बाहर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। बर्तन के भाप पर टकराने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की बूंदें प्राप्त होती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, भाप सतह ठंडी सतह से टकराकर जल की बूंदों में बदल जाती है और जल वाष्प के ठंडा होकर, याद कर लें इस पॉइंट को, जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को आप संघनन कहते हैं। वायुमंडल में वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। पाठ हमारा बहुत छोटा था, फिर भी बहुत अच्छा पाठ है आपका। ये रसायन विज्ञान का भी पाठ है, भौतिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग आता है। संघनन की क्रिया कब अधिक होती है? तो ये 2 समान आकार के स्टील के गिलास लें। एक में द्रव बर्फ और दूसरे में साधारण पानी लें। जैसे आपने देखा, वाष्पन की क्रिया कब अधिक होती है? अधिक ताप पर होती है और या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो। ऐसे ही संघनन क्रिया कब अधिक होगी, उसका हम प्रयोग करके देखते हैं। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है और कम ताप, यानी वस्तु जब ठंडी होती है ना, तब वहाँ पर अधिक संघनन होता है और कम ताप पर संघनन कम हो। अधिक ताप पर तो वाष्पन प्रारंभ हो जाता है। एक में बर्फ और दूसरे में साधारण पानी लें। दोनों गिलासों की सतह पर केतली की टोंटी से भाप डालें।
दोनों ग्लासों की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ के ग्लास की ऊपर सतह पर अधिक जल की बूंदें संघनित होती हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है अधिक ताप की अपेक्षा, यानी अधिक गर्म की अपेक्षा कम गर्म पर संघनन अधिक होता है। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर संघनन अधिक और अधिक ताप पर संघनन कम होता है। एक नया क्रियाकलाप है। छोटे बड़े स्टील के 2 डब्बे लें, ठीक, दोनों में बर्फ भरें, दोनों पर बाहर से भाप डालें। कौन से बर्तन पर जल की मात्रा अधिक होती है? बड़े बर्तन पर जल वाष्प अधिक संघनित होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बड़े डब्बे की बाह्य सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है और क्षेत्रफल अधिक होने से भी संघनन अधिक होता है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है तो बड़े पृष्ठ पर संघनन अधिक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पृष्ठ दिए गए हैं, एक छोटा पृष्ठ है, यह बड़ा पृष्ठ है, तो यहाँ पर संघनन अधिक होगा और यहाँ पर कम होगा। चलिए अगला है, समुद्र का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी पर 70% भाग जल है जो कि समुद्र पर है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत अधिक वाष्प बनती है और यह वाष्प बनकर वायुमंडल में चली जाती है। यह वाष्प ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बादल बन जाती है और बादल से जल वर्षा के रूप में धरती पर आता है और एक जल चक्र चलता है। चलिए कुछ प्रश्नों को उत्तर देख लें उससे पहले कि हम चित्र में आप देख रहे हैं एक प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ज़मीन पर जल जो था नदी में वो सूर्य की गर्मी से भाप बना, बाष्पन हुआ, एवोपरेशन होकर के बादल बनकर एकत्रित हो गया और यही बादल इकट्ठे होकर संघनित करके जल की वर्षा करते हैं और जल की वर्षा फिर पुनः जल धरातल पर आ जाता है और यह एक चक्र चलता रहता है। इसको हम कहते हैं जल चक्र। इस जल चक्र में 2 क्रियाएं होती हैं, एवोपरेशन और कॉन्डेंसेशन, बस बाष्पन और संघनन। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अंत में वाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा भी होता है, सतह के जल का भी होता है। यह देखिए आप क्रिया फिर से इसको, वाष्पीकरण, संघनन एवं बादल बनना, फिर वायु के आधार पर बादल उड़ करके दूसरी जगह पर वर्षा करते हैं।